नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की आईएलओ के बेसिक्स के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसके अलग अलग बॉडीज क्या क्या होती है, उसके अलग अलग फंक्शनिंग क्या होते हैं, और उसके अलावा जो भी कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस फाइनलाइज होते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस थ्रू, उसमें प्रोसेस क्या होती है अलग अलग स्टेप्स में, और फिर कन्वेंशन और रिकमेंडेशन फाइनल होने के बाद अलग अलग कंट्रीज में उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अभी हम स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जहां पे ऐसा एक कोड फाइनल हुआ है जिसका मेन फोकस था प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो ये कोड क्यों फाइनल हुआ है, इसका रीजन क्या है, उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री क्या है, और उसके बेसिस पे फिर ये कोड फाइनल कब हुआ, और ये कोड फाइनल होने के बाद इसमें जो कंटेंट्स थे उसका वैल्यू कितना है, और अलग अलग कंट्रीज में उसका इम्पैक्ट क्या है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया। तो अभी हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ओरिएंटेड जो कोड पब्लिश हुआ है, तो उसके पहले बहुत सारे कंट्रीज ने ये अलग अलग मेजर एक्सीडेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें यहाँ पे एक एक्सीडेंट था जहां पे 60,000 पीपल जो है यहाँ पे फायर ओरिएंटेड हजार्ड्स की वजह से, स्पेशली हम बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से जो आग लगी थी, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था 60,000 लोगों पर, और ये घटना हुई थी फ्रांस में अक्टूबर 1987 में। उसके अलावा एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जहां पे मीथेन केमिकल यूज किया गया था, और उसमें 4 डेथ हो चुकी थी, यानी कि 4 फैटलिटीज हुई थी, एक इंजरी हुई थी, और ये घटना हुई थी इटली में 87 में। उसके अलावा जो बल्गेरिया है वहां पे विनिल क्लोराइड केमिकल का एक्सप्लोजन हुआ था, और उसकी वजह से 17 लोग मारे गए थे और 19 लोगों को इंजरी हुई थी। ये घटना हुई थी 86 में। उसके अलावा जो फायर या एक्सप्लोजन था, यानी कि फायर वर्क्स ओरिएंटेड, तो वहां पे 11 की मौत हुई थी और 8 लोग घायल हुए थे, और ये घटना हुई थी फिलीपाइंस में 86 में। उसके अलावा 86 में ही क्लोरीन लीक हुआ था यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे 76 लोग घायल हो गए थे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहां पे एक तो इंजरी या फैटलिटीज या उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ था लोगों पर। कुछ उसमें मेजर डिजास्टर भी स्टडी किए गए थे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है जो 1984 में हुई थी, जहां पे 2000 to 3000 फैटलिटीज हुई थी और 2 लाख लोगों पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। आज भी वो इम्पैक्ट कंटिन्यू है। उसके अलावा मेक्सिको सिटी का एक एलपीजी का एक्सप्लोजन है जहां पे 650 लोगों की मौत हुई थी और बहुत लोग इंजर्ड थे। उसके अलावा सेवेसो डिजास्टर है जो इटली में हुआ था, जो टॉक्सिक केमिकल की वजह से हुआ था, जिसका नाम है डायोक्सिन। तो डायोक्सिन की वजह से 30 लोगों की इंजरी हुई थी और 2 लाख के ऊपर जो लोग थे वो इवैक्यूएट करने पड़े थे, क्योंकि डायोक्सिन का टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट था ह्यूमन बींग्स पे, इसलिए वहां से वो सेवेसो सिटी से ये सब पीपल इवैक्यूएट किए गए। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर से, बहुत सारे एक्सीडेंट से जो मेजर एक्सीडेंट्स माने जाते हैं और जिनकी वजह से ह्यूमंस की डेथ हुई थी, एनिमल्स की भी डेथ हुई थी, और जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है उस पे कुछ ना कुछ असर हुआ, और उसके अलावा जो मटेरियल है वो मटेरियल का डैमेज हुआ, मटेरियल का लॉस हुआ, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकल लॉसेस जो कहते हैं वो भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन
यानी कि मैन पावर लॉसेस भी है, मटेरियल यानी इकोनॉमिकल लॉसेस भी है, और एनवायरमेंट फैक्टर्स पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, डिजास्टर हो चुके थे, उसके बेसिस पे हमको कुछ सीखना था, और इसीलिए उन्होंने ये सब डिजास्टर्स के रूट कॉज एनालिसिस, उसके डिटेल स्टडी किए, और वहां से उनको पता चला कि ये मैक्सिमम डिजास्टर या जो मेजर एक्सीडेंट हुए हैं उनकी जो मेजर वजह थी वो थी फायर यानी कि आग, या फिर एक्सप्लोजन, या फिर टॉक्सिक केमिकल जो थे उनकी रिलीजेस। यानी कि अगर आप फायर हजार्ड कंट्रोल करते हैं, एक्सप्लोजन हजार्ड कंट्रोल कर सकते हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स की अगर आप रिलीज यानी कि लीकेज अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो बहुत सारी डेथ्स या फैटलिटीज आप कंट्रोल कर पाते हैं। और उसके अलावा उसकी वजह से जो लैक्स ऑफ पीपल की जो इंजुरीज है वो इंजुरी भी आपके कंट्रोल में आ सकती है। तो ये जो रूट कॉज एनालिसिस था, ओवरऑल जो एक्सीडेंट्स और मेजर डिजास्टर जो स्टडी किए थे उसके बेसिस पे इन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि ये कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ये आप कंट्रोल कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल डैमेज, मटेरियल डैमेज या इकोनॉमिकल लॉसेस या मैन पावर लॉसेस यानी कि डेथ्स या एनिमल लॉसेस, ये बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी उन्होंने एक डेफिनेशन फाइंड आउट की जिस वजह से ये एक्सीडेंट हो चुके थे और जिसकी वजह से फैटलिटीज या मेजर मटेरियल लॉसेस या इकोनॉमिकल लॉसेस हो गए थे, ऐसी कैटेगरी उन्होंने डिफाइन कर ली जिसको कहते हैं हम मेजर हजार्ड्स। तो अगर फ्लेमेबल केमिकल्स आप यूज करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैसेस आप यूज करते हैं जिसकी वजह से फायर होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके अलावा आप अगर एक्सप्लोसिव केमिकल्स आप यूज करते हैं और एक्सप्लोसिव केमिकल की वजह से एक्सप्लोजन के अगर चांसेस वहां पे रहेंगे, या फिर अगर आप टॉक्सिक केमिकल्स यूज करते हैं जिसकी वजह से अगर गैस या लिक्विड लीकेज होता है और जिसकी वजह से अगर आपके ह्यूमन बीइंग्स पे या मटेरियल पे भी इम्पैक्ट हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये सब चीजें इसी को हम हजार्ड कहते हैं। और ये सब फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से जो हजार्ड जनरेट होता है उसको उन्होंने मेजर हजार्ड कह के डिफाइन कर लिया। अभी ये जो मेजर हजार्ड्स है, अगर आप अलग अलग कंट्रीज में आकर आज देखेंगे तो ये मेजर हजार्ड्स डिफाइन करते हैं उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, और उसकी जो क्वांटिटी है यानी कि आप कितना केजी या टन्स में उसको यूज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो इसका पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है? पोटेंशियल यानी कि क्या, अगर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या बहुत बड़ी फायर या एक्सप्लोजन होने के चांसेस या लीकेज होने के चांसेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी फैटलिटीज या मटेरियल डैमेज होने के चांसेस है, ये चांसेस जो है इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पोटेंशियल कहाँ से डिसाइड होगा? क्या आपके पास 1000 kg क्लोरीन है या 10,000 kg क्लोरीन है या फिर 1 लाख टन क्लोरीन है, या फिर आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी स्टोर है, या फिर आपके पास एलपीजी क्वांटिटी कितनी है, या फिर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है, या फिर आपके पास मर्क्यूरी कितना है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन में लिस्टिंग की गई है और उसकी क्वांटिटी डिफाइन किए हैं, यही आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो अगर ये आपको क्वांटिटी मालूम है, अगर आपको उसका नेचर मालूम है केमिकल का, उसके बेसिस पे पोटेंशियल आप डिसाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेजर हजार्ड हमने फाइनलाइज कर लिया। ये मेजर हजार्ड क्या होता है, अभी उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो अभी ये मेजर हजार्ड कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे अभी उन्होंने कुछ मेजर एक्सीडेंट, जो मेजर डिजास्टर की स्टडी की थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने मेजर हजार्ड्स कैटेगराइजेशन किया और उसके बेसिस पे फिर अलग अलग फैक्ट्रीज में आइडेंटिफाई करना शुरू हुआ कि आपकी इंडस्ट्री मेजर हजार्ड के अंडर आती है या नहीं।
अगर वो मेजर हजार्ड्स के ऊपर आती है तो आपके लिए कंट्रोलिंग मेजर्स आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये गाइडलाइन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम फाइनल नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर ली जिसमें उन्होंने प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग ये दो एलिमेंट के बेसिस पे ये सिस्टम फाइनलाइज कर लिया। यानी कि एक्सीडेंट का पोटेंशियल आपको मालूम है, केमिकल का पोटेंशियल मालूम है, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है, आपको उसकी क्वांटिटी मालूम है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है। जैसे कि फायर होने के चांसेस है अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस है अगर आपके पास एक्सप्लोजिव केमिकल्स आप हैंडल करते हैं, अगर आपके पास कोई टॉक्सिक केमिकल या पॉइजनस केमिकल है, हार्डस केमिकल है, उसकी वजह से लीकेज हो सकता है। तो ये बहुत सारी जो पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उन्होंने फाइंड कर ली और उसके बेसिस पे फायर नहीं होना चाहिए या फिर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए या फिर टॉक्सिक रिलीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिंग गाइडलाइंस कुछ फाइनलाइज कर ली। उसको हम प्रिवेंटिंग एलिमेंट कहते हैं ये सिस्टम का। दूसरा एलिमेंट जो है मिटिगेटिंग मेजर्स। अगर इन केस आप ये प्रिवेंटिंग गाइडलाइंस फॉलो भी करते हैं फिर भी यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अगर फायर होता है तो फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर जो गैस रिलीज हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर फायर एक्सटिंग्विश भी होता है तो उसके बाद में जो भी मटेरियल्स है, जो भी कंटामिनेंट्स है, वो चाहे वाटर में रहो, सॉइल पे रहो या एयर में रहो, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये मिटिगेटिंग मेजर्स के भी गाइडलाइन उन्होंने फाइनल किए। तो ये जो सिस्टम उन्होंने फाइनलाइज किया जो मेजर हजार्ड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, तो ये आईएलओ ने फाइनल किया, जिसको हम आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेजर एक्सीडेंट हजार्ड ऐसा कहेंगे। तो ये जो आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये क्या है, तो ये एक्चुअली एक सिर्फ गाइडलाइन है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आईएलओ ने पब्लिश किया रहता है और ये एज अ पॉलिसी, एज ए स्टैंडर्ड आप आपके कंट्रीज में, आपके स्टेट में अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव रहते और उनके अलग अलग व्यूज के बेसिस पे ही ये डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ रहता है, इसीलिए आपके कंपनीज में ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, या फिर आपके ऑलरेडी जो नेशनल लेवल पे जो एक्ट्स है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है या लोकल लेवल के कुछ रूल्स है उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है। तो ये जनरल गाइडलाइंस आप एडिशनल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें एडिशनल फॉलो अप ले सकते हैं। और अगर आपकी इंडस्ट्री मेजर हजार्ड्स कैटेगरी में आती है, अगर आपकी इंडस्ट्री की वजह से मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करना ही चाहिए। ये ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने फाइनलाइज किया रहता है जिसको हम आईएलओ कोड कहते हैं। तो ये जो कोड है ये आपके लेजिस्लेशन के साथ साथ आपको काम करना है, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो ये आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है ये हमने क्लियर कट बताया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज या सेफ्टी गाइडलाइन जो है उसके रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, लेकिन ये ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर अलग अलग कंट्रीज में जो भी एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, डिजास्टर हो चुके हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने गाइडलाइन तैयार की। इसलिए आप सभी के कंट्रीज में ये सभी यूनिट्स में जहां पे मेजर एक्सीडेंट या मेजर हजार्ड की केसेस है वहां पे ये लागू कर सकते हैं आप। तो ये एक्चुअली एक प्रमोशनल पॉलिसी है, प्रमोशनल गाइडलाइंस है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे सेफ्टी कल्चर अच्छा डेवलप हो सकता है और जो मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें इंटेंशन क्लियर कट है कि ये आपको लीगल बाइंडिंग नहीं रहे, फिर भी आपके ये गाइडलाइंस आपने फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज और उसके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके डिस्कशन के बाद, थरोली स्टडी करने के बाद ये गाइडलाइंस प्रिपेयर किए गए। तो इसमें मेजरली फोकस क्या होता है, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सर्टेन इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स अगेंस्ट सर्टेन हजार्ड्स और सर्टेन सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स। तो ये जो आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस था ये प्योरली
फोकस कर रहा था मेजर एक्सीडेंट हजार्ड्स के लिए, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग जो सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड जो वर्क है उस पर फोकस किया गया। वर्कर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, या फिर जो हजार्ड से वो मिनिमाइज कैसे करेंगे, या फिर जो मटेरियल लॉसेस है उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने कोड ऑफ प्रैक्टिस में अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड किया। तो ये गाइडलाइंस क्या थी, तो उसमें पहला पॉइंट था कि जो सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क है, जो प्योरली कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, जैसे ये सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ओपन कास्ट माइंस या कोल माइंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, नॉन फेरस मेटल्स, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल एटसेट्रा। तो यही स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर्स या फील्ड्स क्यों चॉइस किया है उन्होंने, तो हिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल डेटा ये बताता है कि ये फील्ड में मेजर एक्सीडेंट के चांसेस है, और यहीं पे आपको सेफ्टी और हेल्थ ओरिएंटेड जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग ऑपरेशन स्टाइल है वो आपको चेंज करना चाहिए, या फिर आपको इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए जिसकी वजह से आपके जो हजार्ड का लेवल है वो मिनिमाइज हो जाए, या फिर जो रिस्क लेवल है वो मिनिमाइज हो जाए, और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, एक्सीडेंट के चांसेस है, एक्सीडेंट की संभावना जो है आपकी कम हो जाए। इसी हिसाब से ये इकोनॉमिक सेक्टर्स उन्होंने चॉइस किए। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था जिसको प्रोटेक्टिंग वर्कर्स अगेंस्ट सर्टेन हजार्ड्स, तो यहाँ पे वर्कर को प्योरली प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक हजार्ड्स के बारे में सोचा गया, जिसमें मेजर हजार्ड था रेडिएशन, जो अलग अलग रेडिएशन के सोर्सेस थ्रू हो सकता है, जैसे अल्फा रेज, गामा रेज या बीटा रेज, या ऐसे अलग अलग एक्स रेज भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग प्रोसेस के लिए या फिर पावर जनरेशन के लिए या फिर कुछ अलग एप्लीकेशंस के लिए आपको रेडिएशन सोर्स यूज करना पड़ता है, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये एटॉमिक सेक्टर में या एटॉमिक एनर्जी का जो सोर्स है वो भी आपको यूज करना पड़ता है। कभी कभार आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्टिंग के लिए आपको एक्सरे के लिए सोर्स यूज करना पड़ता है, या फिर कोई स्कैनिंग मेथड के लिए आपको ये रेडिएशन का सोर्स यूज करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये रेडिएशन के हजार्ड के चांसेस रहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपको वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेडिएशन हजार्ड्स का ध्यान दिया है। उसके अलावा जो लेजर्स है उसके बारे में, फिर वीडियोस जो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है, फिर केमिकल्स, ये केमिकल्स में बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें स्पेशली हम फ्लेमेबल की बात करेंगे, एक्सप्लोजिव के केमिकल की बात करेंगे, टॉक्सिक केमिकल या पॉइजनस केमिकल्स की बात करेंगे, और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यहाँ पे हो सकते हैं। फिर उसके अलग अलग जो टॉक्सिक केमिकल है, जैसे उसकी टॉक्सिसिटी डिफाइन करते हैं LC50, LD50 वैल्यूज के हिसाब से, फिर उसकी जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है उसके हिसाब से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कम क्वांटिटी और कम टॉक्सिक लेवल या कम पॉइजनस लेवल या कम LC50, LD50 वैल्यूज, ये सब आपको स्टडी करना है, उस हिसाब से आपको वर्कर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पॉसिबल है कि अगर आपको कोई केमिकल का सब्स्टिट्यूट अगर आपको कन्वर्ट करने आता है या आपको यूज करना है, तो ये केमिकल सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी उसके अलावा है एस्बेस्टॉस। ये एस्बेस्टॉस के स्पेसिफिक केस दिए क्योंकि इसकी वजह से लंग डिसीज होता है जिसको हम नोटिफाइबल डिसीज एस्बेस्टोसिस कहते हैं। अगर एस्बेस्टॉस की डस्ट या ड्राई डस्ट अगर रेस्पिरेशन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म में आती है, यानी कि माइक्रोन साइज अगर उसकी कम होती है, तो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में ये डायरेक्ट एस्बेस्टॉस डिपॉजिट हो सकता है, और जिसकी वजह से आपके लंग्स को इश्यू हो सकता है। तो अगर लंग्स का डिसीज हुआ एस्बेस्टॉस की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे एस्बेस्टोसिस। उसके अलावा जो है एयरबॉर्न सब्सटेंसेस, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल जिसको कहते हैं, तो ऐसे पार्टिकुलर मैटर जो है रेस्पिरेशन सिस्टम थ्रू, यानी कि आपके नाक थ्रू और थ्रोट थ्रू अगर आपके लंग्स में जाते हैं, तो वहां पे मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि लंग्स के रिलेटेड इश्यूज ऐसे हैं कि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कम है। तो अगर ऐसे पार्टिकल्स आपके यहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्री में होते हैं, तो ये आपको कंट्रोल करना है, ये आपको मिनिमाइज करना है, या फिर इसको एब्जॉर्व करना है, या फिर इसके अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स आपको
सोचना है और उसके सब्स्टिट्यूट के रिलेटेड आपको केमिकल्स कुछ यूज करना पड़ेंगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट था इसमें सर्टेन सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स। उसमें अलग अलग मेजर्स लिए गए थे, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये जो अलग अलग केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं या फिर जो फ्लेमेबल या टॉक्सिक केमिकल या एक्सप्लोजिव केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक OSH मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो उसको फिर लाया कैसे जाते हैं, फिर उसको अनलोड कैसे करते हैं, उसको लोड कैसे करते हैं, उसके स्टोरेज कैसे होता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ये मैनेजमेंट सिस्टम में वर्कआउट करना पड़ेगी। उसके अलावा कुछ इथिकल गाइडलाइंस भी होती है वर्कर्स के लिए, स्पेशली हेल्थ सर्वाइलेंस सिस्टम्स के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा है रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन जो है, अगर यहाँ पे ये जो केमिकल्स है उसके बारे में अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट का रिकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। अगर कोई केमिकल्स लीक की वजह से या केमिकल्स हैंडलिंग की वजह से अगर कोई डिसीज होता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और ये आपको जो अथॉरिटीज रहती है अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा कि ये केमिकल हैंडलिंग की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स पर्सनल डेटा। अभी कुछ चीजें ऐसे ही कि कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होता है, और कोई डिपार्टमेंट में अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है तो वो इंडिविजुअल वर्कर का आपको पर्सनल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली अभी पर्सनल सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो पर्सनल सैम्पलर ऐसा एक इक्विपमेंट है जो आपकी नोज के आजू बाजू में जो 30 सेंटीमीटर डाया है, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, वहां का डेटा कलेक्ट करता है। तो ये एयर ओरिएंटेड यानी कि रेस्पिरेशन एयर जो रहती है रेस्पिरेटेड एयर, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकता है। 8 घंटे में आप जो एयर इनहेल करते, जो हवा आप लंग्स में लेके जाते हैं, तो उसका क्वालिटी क्या है, उसमें अलग अलग मटेरियल्स क्या इन्वॉल्व है, और वो अलग अलग मटेरियल्स का लेवल क्या है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सनल डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो पर्सनल सैम्पलर थ्रू या अलग अलग इक्विपमेंट थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा है सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो SHE ओरिएंटेड जो भी कंडीशंस है, उसमें अगर आपको अच्छी कंडीशंस आप ला सकते हैं, अच्छी प्रोविजंस ला सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये आप अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज को आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम पर्सनल सैम्पलर की बात की हमने, तो डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत सारे उसमें से जो कंपनीज है, ये पर्सनल सैम्पलर यूज नहीं करते और उसका डेटा भी फाइनलाइज या कलेक्ट नहीं करते। लेकिन आप अगर डेवलप कंट्रीज में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल हाइजीन, ऑक्यूपेशन हेल्थ ओरिएंटेड ये बहुत सारे अवेयर रहते हैं, इसीलिए वहां पे ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे यूज होते हैं। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर नॉइज जनरेशन की बात है, तो नॉइज लेवल अगर नॉर्मली 90 डेसिबल्स प्लस रहता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम होते हैं। तो डेवलप कंट्रीज में ये ऑलरेडी लेवल 80 डेसिबल्स या 75 डेसिबल्स तक उन्होंने लिया है, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया ऑलरेडी कि नॉइज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इश्यूज है जहां पे अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से ये अलग अलग पोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल हाइजीन ओरिएंटेड प्रॉब्लम, हेल्थ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, या जहां पे पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होता है ये फ्लेमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वजह से, एक्सप्लोजिविटी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, तो ये आपका मिनिमाइज कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी आप चेंज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जैसे अभी पेंट शॉप में मैक्सिमम जगह अभी रोबोटिक्स यूज होता है, यानी कि रोबो ही ये एक्चुअली पूरा पेंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फायदा होगा कि टेक्नोलॉजी, आप नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में जो पेंट या सॉल्वेंट या ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स है वो इनहेल हो सकते थे, वो यहाँ पे अवॉइड हो चुके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रह सकता है, और आपके जो सेफ्टी ऑपरेशंस के जो टेक्निक्स है या स्टेप्स है वो भी इंप्रूव हो चुके हैं। अभी इसमें जो हजार्डस सब्सटेंस है, तो ये हजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों है। इसके पहले अभी हमने बात की कि आपको एम्प्लॉय को बचाना है,
या फिर आपके जो मटेरियल लॉसेस है वो कम से कम करना है। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी कुछ यूनिट्स हैं जहां पे ये सब्सटेंसेस यूज होते हैं, चाहे वो फ्लेमेबल रहो, चाहे वो पॉइजनस केमिकल्स रहो, या फिर एक्सप्लोसिव केमिकल्स रहो। लेकिन ये केमिकल्स की वजह से आपके जो सराउंडिंग में स्कूल्स या कॉलेजेस या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, या फिर दूसरे कुछ इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा है कि भोपाल गैस की जो दुर्घटना थी वो एक्चुअली एक इंडस्ट्री में एमआईसी की वजह से हुई, मिथिल आइसोसाइनेट की वजह से हुई। लेकिन अगर आप उसका डिटेल में स्टडी करेंगे तो वो गैस एक्चुअली पूरे भोपाल सिटी में स्प्रेड हुआ था, और उसके बाद में ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। तो ये एक्चुअली क्या था कि वो एमआईसी या फिर फॉस्जीन जो टॉक्सिक केमिकल्स यहाँ पे थे उनका उन्होंने ध्यान रखा था, लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि अगर ये लीक होता है तो सराउंडिंग एरिया पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हजार्डस सब्सटेंसेस जो भी यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वर्कर्स पे रहो, पब्लिक पे रहो, या एनवायरमेंट पे रहो, तो ये सभी का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे आईएलओ ने जेनेवा में 244th सेशन में 1989 में एक मीटिंग ली थी एक्सपर्ट्स की, और जिन्होंने फिर एक कोड फाइनलाइज किया था और वो गवर्नमेंट बॉडी ने अप्रूव कर लिया था उसको। और ये कोड था कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन द कंट्रोल ऑफ मेजर हजार्ड्स। तो ये जो गवर्निंग बॉडी थी, हमने इसके पहले बात किया था कि इसमें अलग अलग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं 28, और फिर जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स के जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 14 और 14, यानी कि टोटल 56 की बॉडी रहती है। इसमें ये अलग अलग मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और ये सभी मेंबर्स ने इन्होंने फिर एक कोड फाइनल किया था जो मेजर था कंट्रोल ऑफ मेजर हजार्ड्स। अभी ये जो कोड फाइनल किया था, इसके बाद इसमें कंटेंट्स क्या क्या थे, तो इसका नाम था आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ये इसका पब्लिशिंग के लिए आईएसबीएन कोड है, और ये 1991 में जेनेवा में पब्लिश हुआ था। तो इसमें जो मेजर गाइडलाइंस थी वो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस थी, यानी कि अगर आपका यूनिट यानी कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड है या फिर मेजर हजार्ड उसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आपको क्या क्या है। तो ये प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस की डिटेल्स उन्होंने ये आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस में दिए थे। तो ये आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस जो क्या बता रहा है कि ये एक्चुअली कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये कोई आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं है नेशनल लॉ या रेगुलेशंस का, लेकिन ये गाइडेंस ऐसे प्रोवाइड करेगा कि जहां पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है या फिर आपकी इंडस्ट्री में मेजर हजार्ड्स है, तो वहां के कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज, वर्क मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को भी उन्होंने गाइडलाइन दिया था कि आपने यहाँ पे इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, और करेक्टिव स्टेप्स क्या क्या लेना चाहिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स को भी ओपिनियन दिए थे, मैनेजमेंट को भी ओपिनियन दिए थे, इमरजेंसी सर्विसेज जो नॉर्मली ऑनसेट ऑफसेट इमरजेंसी सर्विसेज हमको मालूम है, इवैक्यूएशन सर्विसेज मालूम है, या फायर सर्विस मालूम है, पुलिस मालूम है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज मालूम है, ये सभी सर्विसेज को भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस थे, और गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर्स थे उनको भी उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की। तो ये गाइडलाइंस में एग्जैक्टली क्या क्या था ये अभी हम देखते हैं। उसके पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और टेक्निकल सिस्टम में आपको इसमें ये प्रैक्टिकल गाइडलाइन जो थी, रिकमेंडेशन थी, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये उन्होंने क्लियरली बताया कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने ये गाइडलाइंस पढ़े होंगे तो ये गाइडलाइंस बहुत अच्छे, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में अलग अलग लेवल पे, जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या लीगल लेवल या टेक्निकल लेवल पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी ये सिस्टम ही नहीं है मेजर हजार्ड्स के लिए, तो यहाँ पे आप एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई एक्ट यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, नियर बाय पब्लिक जो है जिसपे इम्पैक्ट हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से,
उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो एनवायरमेंट के अलग अलग फैक्टर्स है, चाहे वो एयर हो यानी कि हवा, या फिर पानी हो, या फिर मिट्टी हो, या फिर कुछ अलग अलग एनवायरमेंटल के पैरामीटर्स, तो उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो मेजर एक्सीडेंट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर प्रिवेंटिव और मिटिगेटिंग मेजर्स के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड की। तो अगर आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जहाँ पे अभी हमने बताया कि मेजर एक्सीडेंट में ऑन साइट प्लानिंग और ऑफसेट प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये एक तो आपको अप्रोप्रिएट सेपरेशन रखना चाहिए, जहां पर भी ये मेजर हजार्ड के चांसेस है, आपका जो मेजर हजार्ड ओरिएंटेड जो एक्सीडेंट यूनिट है वो आइसोलेट कर लो, यानी कि यहाँ से उसकी दूरी इतनी चाहिए कि वहां पर अगर कोई फायर होता है, कोई एक्सप्लोजन होता है, या फिर गैस लीक होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके रेसिडेंशियल एरिया, नियर बाय बिल्डिंग्स, नियर बाय इंडस्ट्रीज पे नहीं होना चाहिए। तो एक तो आप मेजर एक्सीडेंट हजार्ड वाले जो यूनिट है उसको आइसोलेट कर लो, उसको सेपरेट कर लो। ये एक प्रोविजन उन्होंने एक बताई थी गाइडलाइंस के अंदर। और दूसरी प्रोविजन थी, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको इमरजेंसी प्लानिंग करना है, यानी कि फायर कैच होने के बाद आपको एक्शंस क्या लेने हैं, उसको हम ऑन साइट प्लानिंग बोलते हैं, अगर साइट पे ही ये होता है। अगर ये फायर स्प्रेड अप होता है तो ऑफसेट प्लानिंग भी एक्टिवेट करना पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास अगर कोई इमरजेंसी प्लानिंग है, स्पेशल है, वो चाहे गैस लीकेज के लिए रहो या एक्सप्लोजन के लिए रहो, तो वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताए। और फिर उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि ये एक्चुअली गाइडलाइंस कहाँ कहाँ पर आपको लागू करना है, तो जहां जहां पर भी मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन है वहीं पर ये आपको लागू करना है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये मेजर हजार्ड कहाँ से डिफाइन होता है, तो वो जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरी चीज उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि वो बहुत टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस है, भले उसकी फिर क्वांटिटी कम रहो लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसका इम्पैक्ट कम होता है, तो वो शायद आप ज्यादा थ्रेशोल्ड क्वांटिटी में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड रहता है और उसकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड रहता है। तो ये जिसको हम इनहेरेंट नेचर बोलते हैं, तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, उसकी रिएक्शन कैसे, उस हिसाब से आप मेजर हजार्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे जो इंस्टॉलेशंस रहेंगे वहां पर ये आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस आपको लागू करनी है। तो यहाँ से आप वे जो अलग अलग सीरियस एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं और जिसका इम्पैक्ट अलग अलग पब्लिक पे, वर्कर्स पे और एनवायरनमेंट पे हो सकता है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें मेजरली एलिमेंट्स क्या थे, तो ये जो आईएलओ कोड आया था जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड्स के लिए, उसमें उन्होंने 12 एलिमेंट के बारे में बात की थी। पहला एलिमेंट था जनरल प्रोविजंस, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस बताए थे। दूसरा एलिमेंट था कंपोनेंट्स ऑफ मेजर हजार्ड कंट्रोल सिस्टम। तो मेजर हजार्ड कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। तीसरा था जनरल ड्यूटीज, तो जो भी आपके पास एक्सपर्ट पर्सन है यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। उसके अलावा जो वर्क मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। और फिर जो वर्कर्स है, ये वर्कर्स की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, या जो वर्कर्स के राइट्स है ये भी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। उसके अलावा फोर्थ एलिमेंट था प्री रिक्विजिट्स फॉर मेजर हजार्ड कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे मेजर हजार्ड कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने के पहले अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या आपने सोचना चाहिए, ये फोर्थ एलिमेंट था। फिफ्थ एलिमेंट है जो भी आपके यहाँ पे हजार्ड्स रहेंगे, जैसे हमने बात की फायर हजार्ड्स की, एक्सप्लोजन हजार्ड की, टॉक्सिक केमिकल हजार्ड्स की, और उसके रिलेटेड जो भी रिस्क है, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड क्वांटिटी हायर साइड में और आपका जो प्रॉपर्टी है वो भी सीवियर लेवल पे, तो रिस्क भी हाई लेवल पे रहेगा। तो ये आपको हजार्ड्स और रिस्क जो है ये एनालिसिस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अभी आज की डेट में हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा सिक्स्थ एलिमेंट था कंट्रोल ऑफ कॉजेस ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो मेजर एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस है उसके कॉजेस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले, और ये कॉजेस के बेसिस पे आप ये कंट्रोल कैसे करेंगे उसको, वो डेफिनेशन या वो गाइडलाइंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा है सेवंथ एलिमेंट
जो है सेफ ऑपरेशन ऑफ मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशंस। तो यहाँ पे आपके जो मेजर हजार्ड्स है जो आपने फाइंड आउट किए, जो मेजर रिस्क है वो जो फाइंड आउट किए, उस हिसाब से सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप टॉक्सिक केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर रहना चाहिए, और नॉर्मल केमिकल रहेगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर रहेगी। अगर आप कोई जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स है अगर वो आप हैंडल करते तो उसके लिए कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस अलग से रहेगी, जैसे कि वहां पे अगर स्टैटिक चार्ज के चांसेस है या फिर कोई फ्रिक्शन के चांसेस है या फिर कोई इग्निशन सोर्स वहां पे है या फिर हीट सोर्स है या फिर कोई हीटिंग एलिमेंट है तो वहां पे एक्सप्लोजन के चांसेस रहेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो एसओपीज है वो आपको डिजाइन करने पड़ेगी। फिर 8th एलिमेंट आता है इमरजेंसी प्लानिंग। तो इमरजेंसी प्लानिंग में अगर इन केस आप सब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है या फिर आपने अलग अलग तरीके यूज करके सब सेफ्टी फॉलो की, फिर भी अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर एक्सीडेंट होने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसका प्लानिंग आपको पहले से ही करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मली हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग में डिवाइड करते हैं। तो ये इमरजेंसी प्लानिंग फाइनल करने के लिए पहले आपको हजार्ड्स का डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपका इमरजेंसी प्लानिंग डिसाइड होगा। अगर आपके इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में ही ये इमरजेंसी प्लानिंग एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, तो उसको हम कहेंगे ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग। अगर ये जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री के बाहर भी इसको लागू करना पड़ेगा, जैसे भोपाल गैस में हुआ था तो भोपाल सिटी में भी लीकेज हुआ था, ये जो गैस है स्प्रेड हुआ था, तो ऐसे अगर प्लानिंग रहता है तो उसको हम कहेंगे ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग, यानी साइट के बाहर भी आपको इमरजेंसी प्लानिंग करना पड़ेगी। क्योंकि जो पब्लिक है या फिर जो कुछ स्कूल से, हॉस्पिटल से या नियर बाय कुछ इंडस्ट्रीज है उस पे भी जो इम्पैक्ट होता है उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपको प्लानिंग करना है, जिसको हम कहेंगे इमरजेंसी प्लानिंग। इसके भी गाइडलाइंस उन्होंने दिया है। उसके अलावा 9th एलिमेंट तो जो था जो स्पेशली पब्लिक कंसर्निंग था, अगर आपके यहाँ पे मेजर हजार्ड्स है और मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन यूनिट है तो यहाँ पे पब्लिक को ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर यूनिट में, ये कंपनी में ये ऐसे अलग अलग केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये केमिकल की ये प्रॉपर्टीज है और ये केमिकल की इतनी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है और यहाँ पे इतना स्टोरेज होता है या फिर प्रोसेस होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये पब्लिक को ये पूरा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग के टाइम अगर इन केस अगर कोई वहां पे बोलता है कि XYZ इंडस्ट्री में आग लगी है, XYZ इंडस्ट्री में लीकेज हुआ है, तो पब्लिक को अगर पहले से ही मालूम होगा कि इसमें यहाँ पे ये केमिकल्स यूज होते हैं और इसके ये प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो इवैक्यूएशन या ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए पब्लिक को ये पता होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये 9th एलिमेंट ऐड किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ये पब्लिश करना है। फिर 10th एलिमेंट है साइटिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो आपका जो मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन यूनिट है उसका साइट यानी कि लोकेशन जो है वो साइट अप्रूवल करने के पहले गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उसके बाद ही वो साइट अप्रूव करना चाहिए। उसके बाद में जो साइट अप्रूव हो चुकी है उसका लैंड यूज कब तक नहीं करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस या गाइडलाइंस देने चाहिए। ये 10th एलिमेंट था। 11th एलिमेंट में उन्होंने बात की थी रिपोर्टिंग टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक्सीडेंट्स की वजह से भी आपको अलग अलग रिपोर्टिंग करना पड़ती है। उसके अलावा जहां आपके यहाँ पे जो अलग अलग ऑडिट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट रहो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, थर्ड पार्टी ऑडिट रहो, उसके अलग अलग रिपोर्ट्स भी आपको बनाना पड़ती है। तो आपके यहाँ पे जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो प्रोसेसेस है, जो हजार्डस सब्सटेंसेस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज है, इसके डिटेल्स आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट में देना पड़ेगी। और जो भी अथॉरिटी यहाँ पे रहेगी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। उसके अलावा है 12th एलिमेंट जिसको हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर हजार्ड कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन है
तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसको इसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले आपके अलग अलग जो कंपनीज या फैक्ट्रीज हैं, तो वो मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन वाला यूनिट कौन सा है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। उसका उसके बाद में आपको अलग अलग ग्रुप्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और वो ग्रुप्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स भी आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन आपके एरिया में अगर केमिकल इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा होंगे तो आपको केमिकल एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे कोई फायर ओरिएंटेड या फ्लेमेबल कैटेगरी वाले अगर आप केमिकल्स यूज करते हो और वहां पे फायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे फायर ओरिएंटेड जो एक्सपर्ट्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग जो मेजर हजार्ड्स है और उसके ओरिएंटेड जो अलग अलग एक्सपर्ट्स है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे और उसके ग्रुप्स बनाना पड़ेंगे। उसके अलावा है जो हमने ऑनसाइट इमरजेंसी और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग की बात की, ये आपको कंपलसरी करना है, ये ऐसे गाइडलाइंस उन्होंने बताया। और रिसाइटिंग और लैंड यूजिंग के बारे में भी हमने बात की थी। उसके अलावा था जो पॉइंट ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, तो आपको पहले ट्रेनिंग टू ट्रेनर यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो रहते हैं वो आपके यूनिट को इंस्पेक्ट करते हैं, तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए ये आईएलओ ने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए और जिसकी बेसिस पे ये गवर्नमेंट बाद में अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्योंकि आपका ये मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन है। उसके अलावा कुछ चेकलिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप। ये जो आपका इंस्टॉलेशन है, आपको इंस्टॉलेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो भी इंस्टॉलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उस हिसाब से आपकी चेकलिस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर उसके अलावा है इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स के लिए अलग आपको इंस्पेक्शन रखना पड़ेगा और फिर स्पेशलिस्ट जो है उसके लिए भी अलग इंस्पेक्शन आपको रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स में कॉमन गाइडलाइंस, कॉमन चेकलिस्ट ये आप बना सकते हैं। लेकिन कहीं जगह ऐसा है कि आपको स्पेशल एक्सपर्ट लगेगा वहां पे, क्योंकि जो भी केमिकल्स आप यूज करते हैं और जो भी उसका प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से जो भी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से वो एक्सपर्ट्स आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये स्पेशलिस्ट भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और फिर उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा है एक्शन फॉलोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट्स। तो सेफ्टी रिपोर्ट्स में जो भी बातें आती है, अगर ये ट्रांसपेरेंट आती है, अगर ये फैक्ट ओरिएंटेड आती है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये लूप होल्स था या फिर ये लैकुना था और ये हमने थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा यूज किया, या फिर ये जो केमिकल का प्रॉपर्टी है हमको पता ही नहीं था और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुए, या फिर जो फायर और एक्सप्लोजन के लिए जो हम फायर ट्रायंगल की बात करते हैं या एक्सप्लोजिव लिमिट्स की बात करते हैं उस पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट सेफ्टी रिपोर्ट्स में आते हैं और जिसके बेसिस पे आप करेक्टिव एक्शन भी ले पाएंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जहां पे मेजर एक्सीडेंट हो गए। मेजर एक्सीडेंट के बेसिस पे फिर आईएलओ ने वहां पे मीटिंग्स और डिस्कशन रखे और उसके बाद में फिर आईएलओ ने एक आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस लाया है जो मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड है। और फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया कि ये जो गाइडलाइंस थी और उसमें स्पेशली जो मेजर डिजास्टर था वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो इंडिया में ही हुआ था, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ केमिकल्स के बारे में ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड, जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस थी उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए। उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया और फिर बाद में जो रूल आया है वो है सीमा रूल, यानी कि कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट रूल 2003। यानी कि ये जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड है उसके रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज आएंगी वो इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल रूल है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है उन्होंने कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट क्या रहता है। अगर इंस्पेक्शन के बाद गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ने आपको यूनिट का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने अगर बोल दिया कि आपका यूनिट एमएएच यूनिट है तो ये सीमा रूल आपको लागू हो जाएगा। ये 2003 में आया है।
और उसके पहले आपके पास रूल था MSIHC रूल, यानी कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स। तो जो भी हजार्डस केमिकल्स हम हैंडल करते थे उसका एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, स्टोर करते थे, तो उसके लिए आपके पास पहले ही गाइडलाइंस अवेलेबल थी। लेकिन ये ILO कोड ऑफ प्रैक्टिस स्पेशली मेजर एक्सीडेंट रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे इंडिया में इसका इम्पैक्ट हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने ये सीमा रूल यहाँ पे लागू किया। तो ऐसे बहुत सारे कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ डिस्कशंस के अलावा आपको खुद स्टडी करना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ILO में क्या आया है जिसकी वजह से इंडिया में कुछ एक्ट्स या रूल्स इंप्लीमेंट हुआ है।